नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज भौगोलिक चिंतन के हम चतुर्थ अध्याय में हैं। आज हम भूगोल में जर्मनी के योगदानों की चर्चा करेंगे। भूगोल विषय की नवीन अवधारणा जर्मनी से ही मानी जाती है। हम्बोल्ट एवं रिटर महोदय को नवीन भूगोल के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। हालांकि हम्बोल्ट एवं रिटर के पहले जर्मनी में फ्रॉस्टर एवं इमैनुअल कांट महोदय का विशेष योगदान रहा है। फ्रॉस्टर महोदय ने भूगोल विषय में या भूगोल विषय के अंतर्गत उन्होंने खोज, अभियान, प्रादेशिक अध्ययन एवं मानवीय पहलुओं को रखा है। फ्रॉस्टर महोदय स्वयं खोज में काफ़ी रुचि रखते थे। वह ऑस्ट्रेलिया के खोज में कुक के साथ थे। इमैनुअल कांट महोदय फ्रॉस्टर के समकालीन विद्वान थे। इमैनुअल कांट महोदय ने भूगोल को परिभाषित करते हुए यह बताया कि भूगोल सतह का विज्ञान है, पृथ्वी के सतह का विज्ञान है, और भूगोल में पृथ्वी एवं उससे संबंधित या सतह एवं उससे संबंधित जितने भी अवयव हैं यहाँ, उसमें इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है, अंतराकर्षण होता है, और यह अंतराकर्षण ही भूगोल विषय वस्तु का अध्ययन है। इन अंतराकर्षणों का अध्ययन ही भूगोल विषय वस्तु का अध्ययन है। हमें इसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इमैनुअल कांट महोदय ने भूगोल विषय को कई भागों में बांटकर अध्ययन किए, कई भागों में विभाजित किया, जिसमें वातावरणीय भूगोल, नैतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, इस तरह से उन्होंने भूगोल विषय को बांटा और अध्ययन किया। कांट महोदय जो थे वह सिस्टमैटिक अप्रोच को, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिए भूगोल के पढ़ने की विधि को लेकर के। कहने का मतलब है कि भूगोल विषय को पढ़ने की विधि को लेकर के भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या दी कि भूगोल विषय में ये पढ़ना चाहिए। भूगोल विषय को पढ़ना कैसे चाहिए। दो रूपों में द्वंद्व उत्पन्न भूगोल विषय में, दो सिस्टम आया। एक आया पढ़ने को लेकर के कि भूगोल विषय में पढ़ना क्या है, और एक भूगोल विषय को पढ़ना कैसे है। ये दो चीजें। तो पढ़ना कैसे है भूगोल विषय को, तो ये इमैनुअल कांट महोदय सिस्टमैटिक अप्रोच के समर्थक थे। इमैनुअल कांट महोदय के विषय में टेथम नामक विद्वान कहते हैं कि यदि भूगोल विषय का उद्देश्य पढ़ने की विधि में यदि कहीं भी संदेह तभी उत्पन्न हो सकता है जब इमैनुअल कांट महोदय के योगदानों को इग्नोर करते हैं, उसको भूल जाते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि यदि भूगोल विषय में पढ़ने को लेकर के कभी कोई समस्या उत्पन्न हो, कोई बाधा उत्पन्न हो, तो इमैनुअल कांट महोदय की अवधारणा को याद रखना चाहिए। टेथम महोदय एक ग्रंथ की रचना किए थे जिसका नाम था ज्योग्राफी ऑफ 21st सेंचुरी। इसी ढंग से ग्रंथ एक पुस्तकें और मिलती है, वह है ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी। यह ग्रिफिथ टेलर महोदय की रचना है, और ज्योग्राफी ऑफ 21st सेंचुरी जो है वो टेथम महोदय की रचना है। इस भूगोल विषय को जर्मनी में और आगे बढ़ाने का कार्य, अर्थात फ्रॉस्टर और इमैनुअल कांट महोदय के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य हम्बोल्ट एवं रिटर ने किया। दोनों समकालीन विद्वान थे। दोनों 30 वर्षों तक एक साथ रहे जर्मनी में, बर्लिन में। जर्मनी के मतलब वहाँ बर्लिन में रहे। 30 वर्षों तक साथ कार्य किया। दोनों जो थे वह भौतिक भूगोल के पक्षधर थे, नियतिवादी थे, घोर नियतिवादी थे। नियतिवाद का मतलब होता है
कि प्रकृति को श्रेष्ठ मानना, जो भी है बस ऊपर वाले हैं, प्रकृति को श्रेष्ठ मानना ही नियति कहलाता है, नियतिवाद कहलाता है। इसके विपरीत भी अवधारणा आई है, संभववाद है, जो प्रकृति को न मान करके मानव की श्रेष्ठता पर बल देता है। तो आगे आएगा, हम जब द्वैतवाद पढ़ाएंगे या द्वैतवाद की जब हम चर्चा करेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना भी समझे कि नियतिवाद का मतलब हुआ प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के समक्ष और कुछ भी चीज़ें नहीं है, मानव तुच्छ है। तो दोनों घोर नियति थे, घोर नियतिवादी थे, दोनों भौतिक भूगोल के पक्षधर थे, लेकिन दोनों में भूगोल विषय को पढ़ने की विधि को लेकर के मतभेद था कि भूगोल विषय को पढ़े कैसे। हम्बोल्ट महोदय जो थे वह क्रमबद्ध अप्रोच के समर्थक थे। क्रमबद्ध अप्रोच का मतलब हुआ, क्रमबद्ध विधि का मतलब हुआ सिस्टमैटिक अप्रोच। और रिटर महोदय जो थे वो प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक अध्ययन, रीजनल ज्योग्राफी के समर्थक थे। अब थोड़ा सा समझे कि क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझे। यदि आप कोई भी एक भौगोलिक तत्व को ले लीजिए, एक भौगोलिक तत्व का मतलब हुआ कि आप मिट्टी को मान लिया कि ले लीजिए, सॉइल को ले लीजिए, और सॉइल को वैश्विक स्तर पर आप उसका अध्ययन कीजिए, खोज कीजिए, उसकी विशेषता पकड़िए, उसमें फसलों की क्या क्वालिटी होती है वो समझिए, उसमें नमी धारण करने की क्या क्षमता होती है वो समझिए, पूरे मिट्टी को पूरे भौगोलिक प्रदेश में, पूरे वैश्विक स्तर पर, जैसे आप प्रदेश ABCD कुछ में ले लीजिए, या प्रदेश को रीजनलाइज देश के स्थान पर ले लीजिए, भारत, अमेरिका, जर्मनी, है ना, इस ढंग से जापान, और मिट्टी का अध्ययन कीजिए हर जगह। तो यह सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाएगा, यानी क्रमबद्ध विधि कहलाएगा। और यदि एक प्रदेश को ले लीजिए और उसमें सारे अवयवों का अध्ययन कीजिए, मिट्टी का भी कीजिए, जलवायु का कीजिए, मानवीय पहलुओं समाज का कीजिए, मतलब एक प्रदेश में, प्रदेश A में हम सारा चीज़ का हम अध्ययन किए, भौगोलिक तत्वों, भौगोलिक सारे अवयवों को, भौगोलिक अवयवों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह जो होगा वह रीजनल ज्योग्राफी होगा, प्रादेशिक अध्ययन होगा, जिसके समर्थक रिटर महोदय थे। अब दोनों जो हैं एक ही विषय के पक्षधर होते हुए एक ही विषय वस्तु के अध्ययन को लेकर के दोनों में मतभेद था, जबकि दोनों बर्लिन के थे, बर्लिन में साथ में रहे थे, दोनों जर्मनी के थे। तो इसके पीछे क्या कारण है कि दोनों के विचार में अंतर था? तो आप देखेंगे कि किसी के विचारों में अंतर उसके पृष्ठभूमि मतलब उसका रहन सहन, पालन पोषण, जलवायु दशाएं, हालांकि दोनों का तो एक ही था, दोनों एक प्रदेश के थे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को हम मानते हैं किसी का भी। तो हम्बोल्ट एवं रिटर के पृष्ठभूमि में अंतर थे। हम्बोल्ट जहां एक बड़े घराने के व्यक्ति, करोड़पति का पुत्र था, वही दूसरी ओर रिटर महोदय जो थे वो गडेरिया का पुत्र था, एक किसान वर्ग से, पशुपालक वर्ग का पुत्र था। हम्बोल्ट महोदय करोड़पति हैं तो उनके पास अपार अनंत संभावनाएं भी होती है एक आर्थिक स्थिति के कारण। तो वह पूरा विश्व को घूमकर अध्ययन किया, पूरे वर्ल्ड को घूमा, और उसके बाद उन्होंने अपना विचार को रखा, अपने भूगोल की शुरुआत को अपने भूगोल में दर्शाया, पूरे वर्ल्ड को घूम करके उन्होंने भूगोल का अध्ययन किया। जबकि रिटर महोदय सिर्फ जर्मनी में ही रहकर जर्मनी का ही अध्ययन करके उन्होंने भूगोल को विकसित किया, अपना विचार को रखा। हम्बोल्ट महोदय इतने करोड़पति, इनके उस समय, इनके 19वीं शताब्दी में इनके भाई जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे वहाँ। तो मैंने उस समय एक बड़े विकसित अवस्था में थे, तो बहुत करोड़पति थे, धनी थे। इसके बाद हम देखेंगे कि हम्बोल्ट महोदय कॉस्मोस नामक ग्रंथ की रचना किया, ब्रह्मांड का रचना किया, जबकि रिटर महोदय की रचना जो है वो अर्धकुंडे है, इसके माध्यम से उन्होंने भूगोल को विकसित किया।
हम्बोल्ट महोदय खूब मेहनती थे, वैज्ञानिक चिंतन में ज़्यादा विश्वास रखते थे, जबकि रिटर महोदय जो थे वह आराम कुर्सी पर बैठने वाले और टेलियोलॉजिस्ट थे, उद्देश्यवादी थे, ईश्वरवादी थे। तो ये दोनों की पृष्ठभूमि में अंतर था हम्बोल्ट एवं रिटर में। तो इनके भूगोल विषय के पढ़ने की विधि में भी अंतर आया। हालांकि विषय वस्तु दोनों का एक था, दोनों मरे भी एक ही साथ, एक ही वर्ष, दोनों रहे भी 30 वर्ष साथ में, लेकिन भूगोल विषय को पढ़ने को लेकर के दोनों में मतभेद था। यही मतभेद जो होता है ना, वो द्वैत कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। इसी से टर्म निकल के आता है द्वैतवाद। तो यह भी एक द्वैत है पढ़ने को लेकर के, क्रिया विधि को लेकर के, कि भूगोल कैसे पढ़ा जाए, और एक द्वैत होता है कि भूगोल में क्या पढ़ा जाए। तो भूगोल में मानव भूगोल पढ़ा जाए, भौतिक भूगोल पढ़ा जाए, या फिर वातावरणीय भूगोल पढ़ा जाए, नैतिक भूगोल पढ़ा जाए, गणितीय भूगोल पढ़ा जाए। ये सब जो है ये आपका है भूगोल में क्या पढ़ा जाए, इस संदर्भ में द्वंद्व। और एक है भूगोल को कैसे पढ़ा जाए, क्रिया विधि, और एक है विषय वस्तु को लेकर के। ये दो चीज़ों में द्वंद्व उत्पन्न होता है। ये आगे हम जब द्वैतवाद की चर्चा करेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। अब है यहाँ पर एक टॉपिक समझिए कि जैसे इतना जर्मनी के इन विद्वानों को समझने के बाद कि कुक महोदय के साथ में रहे फ्रॉस्टर काफ़ी बड़े विद्वान बने, और पृष्ठभूमि जिनकी अच्छी मिली हो, जिस प्रकार से मिली हो, उनके विचार उस ढंग से उत्पन्न होते हैं। कुछ का अच्छा पृष्ठभूमि न रहने के बावजूद भी बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, कुछ अच्छे परिवार पृष्ठभूमि से होने के बावजूद भी उनके विचार तथ्यात्मक और विवरण पूरक नहीं होते हैं, उनके नैतिक आचरण उस ढंग से नहीं होते हैं। तो अब जो है तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन गलत लोगों के साथ, गलत अवधारणाओं के साथ उनका जुड़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। या फिर कोई अच्छे पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद भी उनके विचार अच्छे होते हैं, वो अच्छा समझते हैं, सोचते हैं, तो उनका सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मसंज्ञान उनका बेहतर है, कहीं से वो प्रेरित है। तो एक प्रश्न आता है, आत्मसंज्ञान आज बाह्य प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हुआ है। बाह्य प्रतिक्रिया का मतलब होता है आज के संदर्भ में डिजिटल एरा। समझिए, डिजिटल एरा, जैसे हम YouTube के माध्यम से अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आत्मसंज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है खुद को समझना, हम खुद क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं, हमारे में क्या क्वालिटी है। आदमी जन्म लेता है तब उसके पास वह बच्चा सिर्फ हंसता है अपने अपने, रोता है अपने अपने, और मुस्कुराता है अपने अपने, और गुस्सा भी करेगा अपने अपने। इसके अलावा उससे पूरी तरह से सारा कुछ यहाँ परिवार, गुरु और समाज से मिलता है। और फिर बाह्य प्रक्रियाएं, जैसे आप ये देख रहे हैं डिजिटल इंडिया या बाकी चीज़ें, डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड जो भी कहें, यहाँ से मिलता है। तो आज आप देखेंगे कि इस डिजिटल एरा में, हालांकि यह बाह्य प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छा होता है आत्मसंज्ञान के लिए, काफ़ी अच्छे भी होते हैं। यहाँ इस YouTube के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे लोग मार्गदर्शन देते हैं, और उसका लाभ लोग सार्थक ले रहे हैं। लेकिन आज के एरा में आप देख रहे होंगे कि वैसे लोगों को देखने समझने वाले कम हैं, और जितने फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं और अनर्गल बातें करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, उनको देखने समझने वाले काफ़ी व्यूअर मिलेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देश की एक बहुत बड़ी युवा की आत्मसंज्ञान की प्रक्रिया किस ओर जा रही है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन किस प्रकार है। तो यह बहुत बड़ा मैटर है। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे अच्छा आत्मसंज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन यदि कहीं मिलता है तो एक परिवार से मिलता है, अपना गुरु से मिलता है, और समाज से मिलता है।
और यहाँ से भी मिलता है, लेकिन यहाँ से लेने के लिए बेहतर आत्मसंज्ञान पकड़ने के लिए आप में खुद संज्ञान की सेल्फ रियलाइजेशन की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। यहाँ भी हैं, एक से एक बड़े लोग हैं। बड़े लोग अर्थात बौद्धिक रूप से चिंतनशील, सामाजिक रूप से चिंतनशील, पॉलिटिकल रूप से चिंतनशील, राष्ट्र के प्रति नैतिक रूप से चिंतनशील। तो इस प्रकार से जिस प्रकार आत्मसंज्ञान की प्रतिक्रियाएं होते हैं, मानव का उद्भव विकास, राष्ट्र का उद्भव और विकास उसी प्रकार से डेवलप होता है। आज देश की बहुत बड़ी युवा, बहुत बड़ी ये बाह्य प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ है, और यहाँ पर बहुत ऐसे युवा को देखेंगे कि फूहड़ भाषा, प्रेम, फलाने ढेकाने, इस ओर ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं। तो आप समझें कि देश की बड़ी आबादी किस ओर जा रही है, राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है। एक उदाहरण और आप समझें, थोड़ा एक व्यंग कहें या फिर जो कहें, लेकिन यह है, आप देखेंगे कि जितने भी दिल्ली हो या बड़े शहरों हो, नगरों हो, वहाँ इस प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास साधन होता है, सारे चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ का सेल्फ रियलाइजेशन कैसा है कि जितने भी गली के गुंडे होंगे, सड़क रोड छाप लड़के होंगे, उनके साथ अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ चाय पर डेट करते नजर आएंगी, और उन लड़कियों, उन महिलाओं का आत्म संज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसा है, यह भी समझने योग्य बातें। हम लोग एक गुरु जी थे गया कॉलेज में जब पढ़ते थे, वो बड़े हिंदी के बड़े विद्वान आदमी थे और वो विधायक भी रहे। तो वो बोलते थे कि जितने भी आत्मसंज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन में आप देखेंगे तो जितने भी लफुआ लड़कन हैं, सब एक एक लड़की को घुमाता है। और लड़कियों का सेल्फ रियलाइजेशन देखिए कि सब घूमता भी है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब उसका नहीं रह गया है, किस ओर राष्ट्र जा रहा है। तो आप समझें कि इसका भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सार्थक उपयोग करें, एक बेहतर मार्गदर्शक के समक्ष रहें, और अपने परिवार, गुरु और समाज से जो रियलाइज होता है, जो चीज़ें समझने को मिलती है, बेहतर चीज़ें, वो समझें। जैसे हमबोल्ट, रीटर, कुक, फ्रॉस्टर, कांट एवं अन्य विद्वान और हर मानव अपने क्रम से गुजरता है। आत्मसंज्ञान में परिवर्तन आते रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा कि पहले भूगोल का बिल्कुल शून्य जानने वाला भूगोल में आज बेहतर कर रहा हो, वह भूगोल विषय का यूपीएससी का क्लास ले रहा हो, वह रिसर्च स्कॉलर की क्लास ले रहा हो, वह खुद रिसर्च स्कॉलर की परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कर रहा हो, भूगोल में वह यूपीएससी में एकेडमिक में अच्छे अंक से वह पास किया हो या प्राप्त किया हो। तो यह आत्मसंज्ञान बदलते रहता है। आत्मसंज्ञान परीक्षण होते होते हमेशा व्यक्ति का एक परीक्षण होता है। जैसे जैसे उसकी मानसिक गतिविधियाँ बढ़ती है, उनके लोग टच में आते हैं, जैसे जैसे वो लोगों से प्रभावित होते हैं, परिवार, गुरु, समाज से प्रभावित होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी प्रभावित होते हैं, तो उनकी आत्मसंज्ञान बेहतर होते जाती है यदि वो अच्छे संगत में रहते हों। इसीलिए कहा गया है संगत से बुद्धि होते है, संगत से बुद्धि जात। तो अब हम्बोल्ट और रीटर के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना समझें कि हम्बोल्ट और रीटर दोनों एक ही प्रदेश के रहने वाले, एक ही क्लाइमेटिक दशाओं में पलने बढ़ने वाले, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि में अंतर के कारण उनके विषय वस्तु, उनके पढ़ने की जो अध्ययन विधि थी उनमें अंतर आया। आगे हम अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, जर्मनी के चिंतकों का योगदान। धन्यवाद।